In this session we are going to understand classification of matrices. Matrices को अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. जैसे देखो शुरू के वीडियोस में हम लोगों ने जो पढ़ा, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो बैक जाकर के देख लो. देखो पहले हम लोगों ने ये जाना कि मैट्रिक्स क्या होता है. मैट्रिक्स को हम लोगों ने डिफाइन किया, उनके एलिमेंट्स के लिए कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स यूज किया, मैट्रिक्स को के लिए सिंबल यूज किया. फिर हम लोगों ने ये समझा कि अगर किसी मैट्रिक्स का साइज दिया हुआ है तो उसका क्या सेंस होता है. इन सभी चीजों के बाद हम लोगों ने ये समझा कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. तो स्टार्ट हम लोगों ने किया कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे होंगे, क्या कंडीशन होगा, कैसे हम लोग जानेंगे कि इक्वल है, रिलेटेड टू दैट वन. फिर हम लोगों ने समझा उससे रिलेटेड किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होगा, सब्ट्रैक्शन कब होगा, निगेटिव वाला मैट्रिक्स क्या होगा, फिर किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा. फिर इनके प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. की मैट्रिसेस के अलग अलग ग्रुप के बारे में हम लोग समझना चाहते हैं. कहने का मतलब कि उनके साइज वाइज जो डिफरेंसेज हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. इसके बेसिस पर हम लोगों ने इनकी अलग अलग नेमिंग की. सो we are going to start with the classification of matrices. In the beginning I would say you should have your pen and paper in front of you so that you could note down some of the important points. देखो important points तो वैसे भी वीडियो में तो होते ही होते हैं, लेकिन राइटिंग से वो ज्यादा समझ में आता है. ओके, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. चलिए देखिए, द मैट्रिक्स ए अगर गिवन है हम लोगों को, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m by n है, m by n ऑर्डर का है, तो ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है इफ इसका स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल हो. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि नीचे कम हो और लेफ्ट राइट ज्यादा हो. साफ मतलब है कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो, कुछ ऐसा हो. देख रहे हो, ये इस तरफ लेंथ ज्यादा है और नीचे कम है. तो वर्टिकल लेंथ अगर कम हो और हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो तो इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं. ये होगा कब, जब इधर ज्यादा होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स अधिक होंगे, मींस एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, तभी राइट में जाएगा. देखो याद रखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी रो में जितने एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स में उतने कॉलम्स होते हैं. तो इस रो को अगर हम बढ़ाएंगे, रो के एलिमेंट्स को अधिक करेंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल हुआ. इसका साफ मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स अधिक होने चाहिए. नीचे अगर दोनों में इक्वल होगा तो साइज इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे कम है मतलब नंबर ऑफ रोज कम है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हॉरिजॉन्टल होगा. सो अगर ये m जो है, ये m नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर ऐसा हो तो हम लोग कहेंगे कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. एग्जांपल कुछ ऐसा. सिमिलरली अगर हम लोग कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स कुछ इस तरह का है. देखो इस मैट्रिक्स में क्या देख रहे हो, ये शेप देखने में लग रहा है कि नीचे की ओर डाउनवर्ड ज्यादा है. इसका मतलब ये डाउनवर्ड कब ज्यादा होगा, जब एक कॉलम में, किसी एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाए, ज्यादा बेंचेस लग जाएंगे, मतलब ज्यादा रोज तैयार हो जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग कहेंगे कि वर्टिकल मैट्रिक्स है तो अपना सेंस ये होगा कि नंबर ऑफ रोज जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स है. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. चलिए देखिए, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर. देखिए थोड़ी देर पहले आप याद कीजिए कि हम लोगों ने समझा था कि किसी स्केलर क्वांटिटी को, किसी कांस्टेंट को हम लोगों ने कह दिया था स्केलर. अब देखो उसे मिलता जुलता एक नाम आ रहा है वेक्टर. यहाँ पर कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन देखने का, लेकिन हम लोग रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहा करते हैं. तो एक्चुअली इसका एक पर्पस है जो आगे हम लोग समझेंगे. फिलहाल हम लोग केवल इसके नेम को अंडरस्टैंड करें. रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर तब कहेंगे जब अपने पास एक रो हो, केवल एक रो अगर हो तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर. देखो बेटा, अगर मान लो कि हम लोगों के पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है, सच एज दिस. मान लो कि, या मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, मान लो कि एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, एक रो और 1 2 3 and 4 कॉलम्स. इज इट क्लियर? मतलब एक बेंच लगा हुआ है जिसमें 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो सिंगल रो 4 कॉलम्स. तो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स मिलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर. सो इसका साफ मतलब है कि इसमें ऑर्डर जो हम लोग देख रहे हैं तो 1 है, 1 by 4 है. कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 हो. सो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर का मतलब हो गया इफ m इज इक्वल टू 1
सिमिलर अप्रोच अगर मान लो कोई मैट्रिक्स इस तरह का है 2 3 4 इस तरह का है, तो देखो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 2 3 रोज बाय 1 कॉलम। सो 1 कॉलम इस तरह के मैट्रिक्स की नेमिंग हम लोग करते हैं कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब हम लोग देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ये n 1 है। सो इट इज वेरी क्लियर, आप इन नाम को याद रखो। और भी देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। नो दैट्स नॉट ट्रू। जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो, मतलब उनकी सारे एंट्रीज जो है वो जीरो हो। नल सुनते ही हम लोगों को सेट दिमाग में आता है, सेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एलिमेंट नहीं हो। तो यहाँ पर एक बार ऐसा लगता है, जब मैं पढ़ा करता तो मुझको भी लगता था कि मैट्रिक्स में जब कोई एलिमेंट नहीं हो तो नल मैट्रिक्स। नो नॉट एट ऑल। नल मैट्रिक्स का मतलब ये कि उसके सारी एंट्रीज सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ओके, सो इसका साइज कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि इसके सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। रिकॉल करो तो ये सारे एलिमेंट जो है वो जीरो होने चाहिए। तो अगर सारे एलिमेंट जीरो है इसका मतलब फॉर आई जे, या कह लो कि फॉर ऑल आई जे कह लो, फॉर ऑल आई जे। देखिए इस सिंबल से घबराना नहीं है, उल्टा वाला ए जो हम लोग लिखा करते हैं ऐसे, तो इसका मतलब होता है हम लोग कहते हैं फॉर ऑल। इज इट क्लियर? तो फॉर ऑल ए, फॉर ऑल आई एंड जे, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। कहने वाला सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है ऐसा, ये देखो इसके सारे एलिमेंट जीरो है और इसका ऑर्डर है 2 रोज है 2 by 3। ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसको भी जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं हम लोग, इसको भी जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 2 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, सो इसको भी कह सकते हैं। कोई इस तरह का मैट्रिक्स भी ले सकता है। मान लो कि ऐसा मैट्रिक्स अगर हम लोग ले लें, ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, कहने का हम लोग जितने रोज है उतने ही कॉलम्स है, तब भी इनको हम लोग कहा करेंगे कि ये जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए इसके सारे एंट्रीज जीरो है। इसी तरह से अगर कभी हम लोग कहें केवल ऐसा मैट्रिक्स अगर ले लो कोई, ये 1 by 1 का है, इस मैट्रिक्स को भी जीरो मैट्रिक्स कहेंगे जिसका ऑर्डर 1 by 1 है। इज इट क्लियर? सो we will not think about the size of the matrix, simply we will just see whether all the elements inside the matrix, or you can say all the elements of the matrix are zero or not. If all the elements of any matrix is zero, then we say this matrix is a zero matrix or null matrix. Usually हम लोग इसके लिए O लिखा करते हैं। जैसे कैसे होता है, मैट्रिक्स के लिए अक्सर लिखते हो हम लोग ऐसे A B like this X। ओके, सो अगर कभी जीरो मैट्रिक्स लिखना हो तो हम लोग ऐसा नहीं कि A लिख देंगे तो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उतना क्लियर नहीं होगा। जिसको कहते हैं ना कि वो फील मिलना कि ये जीरो मैट्रिक्स है, वो नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग उसका नाम लिख दें O जो कि जीरो लाइक है, तो थोड़ा सा फील मिलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो मैट्रिक्स। तो यूजुअली हम लोग इसको लिखा करते हैं जीरो। ओके, इज इट क्लियर? एंड नाउ वी आर टॉक अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम लोग जितना भी मैट्रिक्स का अभी तक नेमिंग कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स के बेसिस पर, उसके साइज के बेसिस पर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों ने साइज को कंसीडर किया है। तो जैसे स्क्वायर सुनते हैं, जैसे अभी शुरू में कहा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल टाइप का साइज हो, वर्टिकल की तरह का हो, वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स नाम सुनते ही लगता है कि वो स्क्वायर शेप का हो। कब होगा? जब एक रो में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही रोज हो। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल अगर हो, तभी वो जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक दिस वन, कि अगर मान ले हम लोग कर दें कि इफ m is equal to n, if m is equal to n, then this matrix is called a square matrix। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं। चलो, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड जो कनेक्टेड जो हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे और उसको दिमाग में रखेंगे, बिकॉज दिस इज a special kind of matrix. It has a very great length of knowledge. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर देखें। मान लो सपोज करो वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स लाइक दिस ए। मान लो कि इसके मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैं 3 by 3 या 4 by 4 का एक एग्जांपल लेता हूं, 3 by 3 का ले रहा हूं।
A11 इस प्लेस का एलिमेंट है, A12, A13, सिमिलरली A21 होगा फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, 2 3, ये हो गया 3 1 3 2 और ये हो गया 3 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसलिए कि इसका ऑर्डर जो हो गया वो 3 by 3 हो गया। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों अगर 3 है तो इसका मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर एक स्क्वायर की तरह होगा, लेंथ और ब्रेथ इक्वल दिखता होगा। चलिए इसमें कुछ खास बातों को ध्यान में रखें, जैसे ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें हम लोग रो नंबर और कॉलम नंबर के बेसिस पर पूरे एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको एक नाम देने जा रहे हैं कि दिस वन कौन सा, वो डायगोनल जो लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होता है, राइट कॉर्नर डाउनवर्ड के नीचे वाले के राइट कॉर्नर तक जाता है, तो डायगोनल corresponding to the upper left corner, इसको हम लोग नाम दिया करते हैं सिंपली लीडिंग डायगोनल। देखो बेटा, एक्चुअली अपनी पढ़ाई में स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, और उसमें लीडिंग डायगोनल का मतलब इस वाले डायगोनल का बहुत महत्व है। तो इसलिए इस जब भी कभी हम लोगों को बोलना होगा तो हम लोग इसको लीडिंग डायगोनल ना बोल करके केवल डायगोनल बोल देंगे, तो यही मतलब होगा। मीन्स ये कि जैसे अगर कोई दो चीज में एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग जब भी उसको आपस में बात करें तो उसको कोई स्पेशल नाम ना दें, कॉमन नाम दे और समझे कि ये कॉमन वाला वही होगा, और जो अनकॉमन है उसको एक नाम अलग से दें। तो चलो हम लोग यूजुअली इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, या सीधे सीधे डायगोनल से भी काम चलाते हैं। डायगोनल का मतलब भी हम लोग समझेंगे लीडिंग डायगोनल। जब तक कि ये नहीं कहा जाए कि दिस इज नॉट अ लीडिंग डायगोनल, तब तक हम लोग समझेंगे ये लीडिंग डायगोनल है। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट देखो, जैसे कि हम लोगों ने कहा एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल या केवल डायगोनल, ये जो हो गया, ये हो गया अपने पास कौन कौन से, A11 ये वाला, A22 ये वाला, A33 ये वाला। क्या आपने देखा कि इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है? मीन्स ये कि अगर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट की बात करें तो वो जो एलिमेंट होगा वो रो नंबर और कॉलम नंबर सेम रखता होगा। इज इट क्लियर? रो नंबर और कॉलम नंबर सेम रखता होगा। इसका मतलब अगर हम लोग डायगोनल जो कि करस्पॉन्ड करता है अपर लेफ्ट कॉर्नर को, उसका नाम हो गया लीडिंग डायगोनल। एंड वी नो दैट एनी एलिमेंट, अगर हम लोग एलिमेंट्स को कैटेगराइज करके देखें तो कुछ इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग इसके कैटेगराइजेशन की बात करें तो थोड़ा इस पर नजर डालिए। तो AIJ is diagonal element if I is equal to J। मतलब AIJ अगर इसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो जाए, दोनों 1 1 हो जाए, या दोनों 2 2 हो जाए, या दोनों 3 3 हो जाए, तो यही वाला जो ये एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायगोनल एलिमेंट्स को। सिमिलरली आप थोड़ा और ध्यान दो सेकेंड कैटेगरी पर। इस लीडिंग डायगोनल के जो ऊपर है, इन सबों में आप देखो कि रो नंबर कॉलम नंबर से कम है, जो भी लीडिंग डायगोनल के ऊपर है। इसको हम लोग यूजुअली नेम दिया करते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ये हो गए अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। तो हम लोगों ने ये समझा कि AIJ इज अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स इफ I इज लेस देन J। अगर I J से कम है तो उस कंडीशन में उसका नाम हम लोग रखा करेंगे अपर ट्रायंगुलर। यहां इस पर नजर डालिए,
देखिए इसमें डायगोनल के नीचे वाला जो आप एलिमेंट देख रहे हो, इन सारे एलिमेंट्स में रो नंबर कॉलम नंबर से अधिक है। तो हम लोगों ने तीन तरह का देखा। एक देखा कि जिसमें रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल है, वो सीधा सीधा डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स है। एक में हम लोगों ने देखा कि रो नंबर कम है कॉलम नंबर से, तो वो लीडिंग डायगोनल के ऊपर का है, इसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। देखो ट्रायंगुलर शेप का दिखता है ये, है ना। आगे इससे रिलेटेड हम लोग मैट्रिक्स का भी नाम रखेंगे। फिर अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे देखो, तो लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स में देखो तो रो नंबर जो है वो कॉलम नंबर से कम होता है। तो तीन तरह के हो गए, रो कॉलम इक्वल, रो लेस देन कॉलम, रो ग्रेटर देन कॉलम। तो रो लेस देन कॉलम अपर ट्रायंगुलर, रो ग्रेटर देन कॉलम लोअर ट्रायंगुलर, और रो इक्वल टू कॉलम नंबर, इसका मतलब लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए आई जे ए लोअर triangular elements if I is greater than j। ये हमारे बहुत काम का है। इन चीजों को हम लोगों को दिमाग में रखना है कि जब भी कभी अगर बात करनी हो इन एलिमेंट्स की, तो हम लोग कहेंगे कि I is greater than j। जब इन एलिमेंट्स की बात करनी हो तो हम लोग कहा करेंगे I is less than j। जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात करनी हो तो हम लोग कहा करेंगे I is equal to j। Is it clear? So I need some space. So first of all you go through. देखिए आई एम हैविंग सम स्पेस है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग समझे ऐसा कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस अगर हमको लिखना हो तो ये क्या होगा, ये होगा सिग्मा ए आई जे, या आप ऐसे लिख सकते हो, या तो लिखोगे ए आई जे लिख करके आगे बताओगे कि फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, या दूसरा तरीका है कि हम लोग आई और जे को इक्वल कर दें, मतलब इस दोनों को बदल करके आई लिख दें। तो इसका मतलब अगर हम लोग i का वैल्यू यहां से ले लें 1 to n, तो मान लो कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है n by n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी हम लोग बात करेंगे लीडिंग डायगोनल की तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये जो है n by n का मान लो है, इसमें n रोज है, n कॉलम्स है, तो इसका मतलब इसका लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट होगा a11, a22, a33, a44, a55 अप टू ann। तो अगर हम लोग ट्रेस कहें तो ट्रेस का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो इट विल बी अ सम ऑफ a11, a22, a33, a44 लाइक दैट अप टू ann। सिग्मा नोटेशन अगर यूज करके लिखें तो यहां हम लोग लिख सकते हैं आई कर दें और यहां पर वेरिएबल के रूप में i इक्वल टू 1 to n कर दें, तो ये a11, a22, a33 का सम हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज this one, and one more point related to this, that only determinant of a square matrix exists। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है। देखिए जब शुरू में हम लोग पढ़ते थे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो स्टार्ट ऐसा था कि डिटरमिनेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, पढ़ने में लगता था जैसे कि डिटरमिनेंट बड़ी चीज है और मैट्रिक्स उसका एक छोटा हिस्सा है। समय धीरे धीरे आगे आया, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि मैट्रिक्स एक बहुत बड़ी चीज है, उसके सामने डिटरमिनेंट एक बहुत छोटी सी चीज है। सच पूछे तो डिटरमिनेंट उसको हेल्प करता है
डिटरमिनेंट जो है उसका इंडिविजुअल अलग से एग्जिस्टेंस उतना खास है नहीं, उसका जो रोल है वो मेनली मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने में, मैट्रिक्स को से रिलेटेड किसी डिसीजन को लेने में, किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में वो हेल्प करता है। तो अब हम लोग डिटरमिनेंट को मान करके चलते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो नाउ डेज वी ऑलवेज कंपेयर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। सो यहां ध्यान रखेंगे कि डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि किसी मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हो सकता है, किसी मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट होता है। मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, डिटरमिनेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसलिए दोनों इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का ये करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट है। जैसे मान लो कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी इसका डिटरमिनेंट होगा। देन determinant is its corresponding determinant। So अगर मान लीजिए कि we are having any square matrix, then we can find its corresponding, I'm not saying that these two are equal, its corresponding determinant, and that is usually symbolized by this। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटरमिनेंट लिखना है तो यूजुअली हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं, और डिटरमिनेंट का सिंबल ऐसा ना होकर के एक स्ट्रेट लाइन होता है, मॉडुलस की तरह। मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, मॉडुलस की तरह, और इसके अंदर इन्हीं एंट्रीज को लिख देते हैं। एंड देन इट इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड इट हैज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। वो क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। सिंपली a square matrix has its corresponding determinant। Okay, now next topic related to, rather next type of matrix, diagonal matrix। जब हम लोग कहते हैं, एक्चुअली यहां से स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज जानना चाह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई खास बात हो तो उसको एक स्पेशल नाम दिया करेंगे। ध्यान रहे, एक बात हमेशा अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों में एक फर्क होगा। जैसे हम लोग प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कह लेते हैं। एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल वी कैन से एनी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट इन मैट्रिक्स वी नेवर से, वी कांट से, वी यूज अ टर्म लाइक दिस, it is a square matrix, then we will always consider that there are equal number of rows and columns। हम वहां कभी भूल से भी ऐसा नहीं समझेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। सो नो, नेवर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेवर सेड एज, नेवर रेड एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए यहां हम लोग अब स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक स्पेशल, उसको जब इंपॉर्टेंस हम लोग दे रहे हैं, खास बात उसमें समझ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ हम लोग नेम ला रहे हैं। ठीक है, अब आपको शुरू में लगेगा कि ये छोटे चेंज के साथ एक नया सा नाम क्यों, तो इस क्यों का आंसर तो अभी हम लोग नहीं दे सकते। एक्चुअली हम लोग मैट्रिक्स को अभी बिल्डअप कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स को अभी थोड़ा तैयार कर रहे हैं जिससे उनके ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिफाइनिंग अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहेंगे जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब m इज इक्वल टू n होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा। दूसरी बात ये कि उसके सारे जो एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स aij, वो जो होने चाहिए aij इज इक्वल टू, या ऐसा कह लो कि aij इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। केवल डायगोनल एलिमेंट्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इफ, या लिख लो for all I is not equal to j। पहले हम लोग इस लैंग्वेज को समझे। देखो अभी हम लोगों ने कहा ये, जैसे 3x3 का एग्जांपल लिया था, a11, a12, a13, a21, 22, 23, सिमिलरली a31, 32 और 33। अब आप इसमें नजर डालो, ये जो लीडिंग डायगोनल है इनके एलिमेंट्स पर नजर डालो,
तो इसमें ए आई जे लीडिंग डायगोनल अगर है तो इसमें हम लोगों ने देखा कि I इज इक्वल टू जे है। अगर I इज इक्वल टू जे है तो ये लीडिंग डायगोनल है, लेकिन अदर देन इफ I इज नॉट इक्वल टू जे तो ये जो एलिमेंट्स होंगे वो लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी के एलिमेंट्स होंगे। तो अगर बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो, ये सभी जीरो हो, ये सभी अगर जीरो हो, ये सभी जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर छोड़ दें, बाकी की बात करें, अगर ये जीरो हो तो हम लोग इस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो बेटा यहां पर एक खास बात है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे हैं। Actually, in the definition, we are only talking about those elements which are not diagonal elements. So, वो elements जो diagonal elements नहीं है, उनको जीरो होना चाहिए। ये कभी नहीं कहा जा रहा है कि diagonal elements क्या होना चाहिए। हो सकता है diagonal elements जीरो हो सकता है उनमें से कुछ जीरो हो सकता है उसमें से कोई जीरो नहीं हो। तो according to this definition, हम उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, कोई उसमें फर्क पैदा नहीं कर सकते। सो सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में याद रखना है कि इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंडली, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इफ एनी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज टेकन and that is not a diagonal element, then it must be zero. But we never talk about the elements belonging to the लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इसकी बात नहीं कर रहे। मान लीजिए कि अपने पास एक ऐसा मैट्रिक्स है 5 0 0 0 2 0 0 0 0। In this matrix, size of the matrix is 3 by 3. Its order is 3 by 3, or you can say simply 3. It's of third order. अगर इसमें अगर हम लोग देखें तो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनको भूल जाओ, because in the definition we are never talking about the elements of leading diagonal, तो उसको भूल जाओ। Apart from these, all the elements of the matrix are zero. अगर इस मैट्रिक्स के बाकी एलिमेंट जीरो हैं तो हमको इससे मतलब नहीं है कि लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है, हम इसको कहा करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इसमें जीरो है या नहीं दैट डज नॉट मैटर। अगर मान लीजिए ये जीरो नहीं होता, ये 6 होता, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होता। मान लो कि इसमें एक जीरो होता तब भी डायगोनल मैट्रिक्स होता। मान लो 2 जीरो हो तब भी होगा। अगर मान लो कि इसमें तीनों जीरो हो तब भी इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो बेटा इसके कई नाम हो सकते हैं। पहला तो ये कि हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कर सकते हैं, बिकॉज एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हैविंग द डेफिनेशन ऑफ जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ, जीरो मैट्रिक्स भी हुआ, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज according to the definition we are not thinking about the diagonal elements, we are just checking whether all other elements are zero or not. तो all other elements are zero, so it is a diagonal matrix. देखो एक बात और समझना, अगर ऐसा मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसका साइज है 1 by 1, तो इसको हमेशा हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में डिफाइन करते हैं एकदम। दिस इज अ नोटिंग पॉइंट, यू मस्ट नोट इट, दिस इज अ नोटिंग पॉइंट, यू शुड नोट इट that this matrix 1 by 1 square matrix is a diagonal matrix. It is always considered as a diagonal matrix and its diagonal element is 0. Is that clear? Now I put these facts as some important points. चलिए देखिए, अगर हम लोग इसको कुछ पॉइंट्स के रूप में दिमाग में रखें तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा हम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये दिमाग में रखें कि we never talk about diagonal elements in the definition of diagonal matrix. Secondly, this kind of
this kind of matrix one by one. It is a square matrix of order 1. A square matrix of order 1 is always considered as a diagonal matrix. Is it clear? इसको हमेशा diagonal matrix हम लोग कहते हैं, इसमें कहीं पर कोई संदेह की बात नहीं है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के रूप में आता है जिसको हम लोग एक नोटिंग पॉइंट के रूप में रखें कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। अगर हम लोग इस बात को यही समझते हुए चले, एज ए क्वेश्चन बाद में भी देख सकते थे, बट यहां अगर देखते चले तो हमारा एम्फेसिस इस बात पर होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स का नेचर कुछ भी हो सकता है। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया कि अगर मैट्रिक्स अपना कुछ इस तरह का है, ऐसा मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे ऐसे, और ये सारे जीरोस हैं, ये सारे जीरोस हैं, तो ये 6 के 6 तो श्योरली जीरोस होने चाहिए, लेकिन इसमें जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब मिनिमम कह रहे हो तो इसका मतलब ये 6 तो होने चाहिए। मैक्सिमम अगर कहें तो पूरा होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन मैक्सिमम का नहीं होता, इसलिए कि जब हम लोग सब सारे एलिमेंट्स को जीरो ले लेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स भी कहलाएगा। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि हाउ मेनी zeros can be there, minimum number of zeros can be there in a diagonal matrix। तो देखिए ये क्या होगा, ये तो मैंने 3x3 लिया, मान लीजिए आप इसमें n by n लो, ऑर्डर अगर इसका n by n ले लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप जरा सोचो लीडिंग डायगोनल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, पहले ये सोचो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n इधर n स्क्वायर होगा। इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से इस डायगोनल एलिमेंट को नजर डालो, डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें n रोज हैं तो n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो n इतने एलिमेंट्स को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब टोटल में से इस डायगोनल एलिमेंट्स जितने हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो रिमेनिंग है वो श्योरली जीरो होने चाहिए। अगर वो जीरो नहीं होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दिस वन, सो इट इज इक्वल टू n into n minus 1. You can write in this way. Okay, now we have to talk about scalar matrix. Scalar matrix is very similar to the diagonal matrix. देखिए diagonal matrix में हम लोगों ने इस diagonal elements के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि क्या होना चाहिए, लेकिन मान लो कि ये जो diagonal elements है इसको हम लोग फिक्स कर दें, कि नहीं diagonal के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर 5 है तो सब 5 होने चाहिए, 10 है तो सब 10 होना चाहिए, 1 है तो सब 1 होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स अगर सेम हो, √2 है तो √2 होना चाहिए, तो इसका नाम होगा स्केलर मैट्रिक्स। देखो बेटा बहुत थोड़ा का फर्क हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। एक्चुअली वी आर ओनली सेइंग दैट अदर देन द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। लेकिन when we say something about the diagonal element, तब ये थोड़ा अलग तरह का हो गया। अगर मान लो कि डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग सेम रखें, कोई भी एक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपके मन में आए सो नंबर एक कांस्टेंट ले लो सभी डायगोनल एलिमेंट्स के बदले में, तो इसका नाम हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कहते हैं कि इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंडली इसका जो एलिमेंट होना चाहिए अदर देन लीडिंग डायगोनल, वो जीरो होना चाहिए। अदर देन लीडिंग डायगोनल को दिखाते हैं ऐसे, i इज नॉट इक्वल टू j। क्लियर? ai का मतलब हो गया डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाला। इज इट क्लियर? ai का मतलब हो गया 1 1 2 2 3 3। अगर ये हम लोग कह दें कि ये कोई कांस्टेंट है, कोई एक फिक्स्ड नंबर है कि जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हो गया ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, जैसे 2 2 2, देन इट बिकेम अ स्केलर मैट्रिक्स। तो कोई खास बात नहीं है, इस दोनों में कोई खास फर्क भी नहीं है। अब आप इसमें सोचो कि अगर इसका आपको ट्रेस पता करना हो, इस
इस स्केलर मैट्रिक्स का ट्रेस पता करना हो तो आप क्या करोगे, जितना इसका ऑर्डर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे इसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर मान लो 10/10 का है तो 2 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे, मतलब 10 इंटू 2। इज इट क्लियर? अगर मान लो इसका ऑर्डर n/n है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू n टाइम्स, तो ऐसा होगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है, अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो स्केलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस तो फिक्स्ड होंगे बेटा। इसलिए फिक्स्ड होंगे कि बीच में जो आप लिख रहे हो ये अगर तीनों जीरो ले लो तो जीरो मैट्रिक्स कहोगे। लेकिन अगर पहले क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, तो अगर ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस तो फिक्स्ड होंगे। तो इफ एनी स्केलर मैट्रिक्स is not a zero matrix, then number of zeros is equal to total number of elements n square minus diagonal elements n, and this is equal to n into n minus 1। सो ये जो हो गया, जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस वो यहां पर एग्जैक्टली उतना ही होगा। इसलिए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इसमें हम लोगों ने इसलिए कहा था कि इसमें डायगोनल एलिमेंट में जीरो हो सकता था, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में ये तो सेम होना है, या तो सबको जीरो होना है या सबको सेम होना है। तो सबको सेम होना है मतलब अगर इसमें 2 होगा तो सब 2 होगा, 1 है तो 1 होगा। तो इसका मतलब या तो सारे जीरो हो। तो शुरू में अगर हम लोग कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, तो ये जीरो नहीं है, इसका मतलब इसमें कभी भी कोई एक जीरो नहीं हो सकता। इसलिए इसमें एग्जैक्टली इतने जीरोस होंगे। लेकिन अगर हम लोग कहें कि नहीं डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस हम नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते कि ये तो फिक्स्ड है, ये तो जीरोस होने ही चाहिए, इतने जीरोस तो होने ही चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ जीरो हो सकता है। Is that clear? इसलिए वहां हम लोग लिखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। ओके, नाउ अबाउट यूनिट मैट्रिक्स, और अदर नेम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फिर वही चीज है। अगर हम लोग फिर से शुरुआत हम लोगों ने किया डायगोनल मैट्रिक्स से, एंड वी सेड दैट ऑल अदर एलिमेंट्स, मतलब अदर एलिमेंट्स देन द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट की बात ही नहीं की हमने और बाकी के एलिमेंट्स को कह दिया जीरो है, तो उसका नाम पड़ गया डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मान लो कि नहीं लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करें और कहेंगे नहीं सेम होना चाहिए, तो सेम में दो हो सकता है, या तो सब जीरो हो या कोई खास नंबर सब में हो, सब में 2 हो, सब में 5 हो, सब में 7 हो। इज इट क्लियर? तो उसका नाम हम लोगों ने रख दिया स्केलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? 0 0 सब में हो गया तो उसका जीरो मैट्रिक्स भी नाम हो सकता है। क्लियर? स्केलर मैट्रिक्स भी नाम हो सकता है। ओके, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग एक और कंडीशन चेंज करके बताएं कि नहीं सब में सेम नहीं हो, सब में 1 हो, सब में 1 हो। तो इसमें बस एक वेरिएशन होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, इसके अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होगा ai, इट विल नॉट बी एनी अदर नंबर अपार्ट फ्रॉम 1। अगर इसमें हम लोगों ने k कहा था, k कोई भी नंबर हो सकता था, कोई में -8, कोई में 1 भी होता है। तो इसमें अगर हम 1 डालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हाँ है, इसलिए कि हम केवल इसको देखेंगे। अगर कोई पूछे क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो यस है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कौन सा नंबर होना चाहिए, ये कहा जा रहा है कि ये सारे नंबर सेम होने चाहिए। इज इट क्लियर? अब अगर हम लोग कहेंगे नहीं अगर ये सारे नंबर्स 1 है, तो 1 अगर है तो इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स में एक और नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स, जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है। तो कभी भी भूल से नहीं बोल देना है ये यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स सभी बहुत क्लियर है। अब आप जान रहे हो कि इसमें
अगर हम लोग कह दें कि स्केलर मैट्रिक्स के बदले में अगर हम लोग यहां लिख दें यूनिट मैट्रिक्स, तो इसमें यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स. सिंपली if any unit in any unit matrix, simply number of zeros is equal to n square minus n, that means n into n minus 1. यार इसमें ये सारे 1 होते हैं, इसलिए जीरो का कोई चांस नहीं. इज इट क्लियर? तो जिसमें डायगोनल नहीं जान रहे थे उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जाने, जिसमें हम लोग डायगोनल जान गए कि वो जीरो भी हो सकता है या अदर देन जीरो हो सकता है, तो उसमें हम लोगों ने कहा कि अगर ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो केवल इतने ही जीरो होंगे, तो एग्जैक्टली इतने जीरोस होंगे. अगर मान लो कि शुरू में ही कह दिया जाए कि नहीं नहीं भाई चलो ये यूनिट मैट्रिक्स है, दैट मींस इट इज मेड क्लियर दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर 1, तो यहाँ जीरो का कोई चांस ही नहीं है. इसमें इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस अगर हम लोग पता करेंगे तो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू n into n minus 1. कहने का मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 10 by 10 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू n into n minus 1, 10 into 9, दैट मींस 90 होगा. देखिए यूजुअली इस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम लोग सिंबल देते हैं I, और जो ऑर्डर होता है उसके नीचे लिख देते हैं. तो I10, या अगर कोई कह दे I2, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर का जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 1 होगा और अदर एलिमेंट 0 होंगे, तो ऐसा बनेगा. अगर इसी तरह से कोई कह दे I3, तो इसका मतलब 3 रोज 3 कॉलम का होगा, इसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, अदर देन दिस all the elements will be equal to 0. Is it clear? So these were some knowledges about diagonal matrix, scalar matrix and unit matrix.